हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी देखो, इसमें आ गए दो वर्ड। बायोटेक्नोलॉजी में कितने वर्ड आ गए? दो वर्ड। पहला क्या है? बायो। बायो का मतलब आप सभी को पता ही है कि बायो क्या होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको पता है जो अर्थ पे बायो ऑर्गेनिज्म है, लाइफ्स है ना, लाइफ जो है उसकी स्टडी करना एक वेल मैनर में, और ये भी बताना कि वो अर्थ पे एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं इकोलॉजी की फॉर्म में, एनवायरनमेंट की फॉर्म में, कि कंप्लीट जो है ऑर्गेनिज्म का अर्थ से क्या कनेक्शन है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से क्या कनेक्शन है, वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं। मीन्स कह सकते हैं हम लाइफ की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। सेकंड वर्ड आता है इसमें टेक्नोलॉजी। देखो, लाइफ के साथ में, बायो के साथ में अगर टेक्निक जोड़ दी तो वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें हम पढ़ते क्या हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं, देखो आजकल क्या है, बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो रही हैं और बहुत समय से चलती आ रही हैं और आगे भी आएंगी। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं। अब उनकी जो मेडिसिन्स होती हैं, उनकी जो रिसर्च होती है, उनकी जो डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर बीमारी कोई आई तो उसके लिए दवाई बनाना निश्चित है, क्योंकि अगर दवाई नहीं बनेगी तो बीमारी कितनी हद तक खतरनाक हो सकती है हम लोगों के लिए, वो हम इस महामारी के दौरान में जान चुके हैं और जानते भी हैं। अभी तक सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते थे, अब पूरी दुनिया जानती है। हर एक बच्चा जानता है, किसी भी फील्ड का जो स्टूडेंट है वो जानता है कि कोरोना क्या है और उसकी वैक्सीन बनना कितना मुश्किल है। पूरा जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो लगी पड़ी है इसकी वैक्सीन, दवाई बनाने के लिए, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब वो बनाई जाती है बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। जो केमिस्ट होते हैं, है ना, जिनको केमिस्ट्री का ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, है ना, वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता है बायोलॉजी के अंदर क्या है, केमिस्ट्री अगर इन्वॉल्व हो जाए तो वो बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है। समझते हो ना? बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री होती है, हम सभी जानते हैं केमिस्ट्री कैसे होती है। देखो, एक सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है, कंपाउंड से बना होता है, एलिमेंट से बना होता है। और वो चीज़ क्या है? कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट क्या है? केमिस्ट्री तो है कि नहीं है? अगर हमें बायोलॉजी जाननी है, बायो में हम उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कवरी करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और केमिस्ट्री में हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री भाई बहन की तरह हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं एक दूसरे के लिए। बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसके अंदर वो तकनीक आ जाती हैं जिनमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिनमें रिसर्च की जाती है किसी भी मॉलिक्यूलर लेवल पे। हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ये हम जान चुके हैं किस में? बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में, है ना। प्रोसेस एंड प्रिंसिपल वाला चैप्टर जो था बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसमें से आपको कोई भी दिक्कत आए या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल अच्छे से, बिना झिझक के, छोटी से छोटी बात आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है उस तरीके से आप डाउट जो है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो लोग वीडियो देखेंगे वो कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, कहाँ का यूज इसका आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, मान के जो हम क्रॉप जो ग्रो करते हैं, फसल जो हम उगाते हैं, उनमें कोई कीटनाशक, जो कीटाणु वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया या फिर जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। हमें जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ में हम मतलब कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमें अच्छा फूड मिल सके और उनकी ज़रूरतमंद भी पूरी हो सके, ज़रूरतें जो हैं लोगों की, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। और जो खेत जो हैं
वो कम होते जा रहे हैं। उसके लिए अब खेतों के ऊपर डिपेंड करना तो मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि खेती कम है, फसल ही नहीं हो पा रही हैं इतनी अच्छी अच्छी। तो उसकी जो ज़रूरतें हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ज़रूरतें वो कैसे पूरी की जा सके, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। देखो आप ब्रेड खाते हो सुबह चाय के साथ, दूध के साथ, है ना, ये किसकी बदौलत है? बायोटेक्नोलॉजी की। आप दही खाते हैं, अब पुराने ज़माने से मतलब घरेलू जो है ट्रेडिशनल, जो आपको पता ही है ट्रेडिशनली दही जो बनाई जाती है ना, दूध से, तो वो क्या है, एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ही है। वो ट्रेडिशनल तरीका है। अब हम जो मॉडर्न तरीका है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, और उसके लिए स्पेशल चैप्टर है 3rd यूनिट के अंदर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। उसके अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो ये वाइन्स हैं, अल्कोहल्स है, ये ब्रेड वगैरह है, और बहुत सारी जैसे कि बिस्किट वगैरह हैं, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या मतलब उनमें टेक्निक जो है यूज होती हैं, वो सब हम उसके 3rd चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक 2nd चैप्टर के अंदर। तो बायोटेक, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि वो एक्चुअली मैंने वीडियो से दूसरी वीडियो भेजी तो उनको कुछ समझ नहीं आया, तो वो चैप्टर मैं दोबारा करवाऊँगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। बट पहले इस चैप्टर के बारे में हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी जो है यूज होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने आपके नोट्स से ही उठाए हैं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, पीपीटी नहीं बनाई है। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि पीपीटी से मैं कुछ ही चीज़ें आपको बता पाता हूँ, है ना, सारे। अब इतना मतलब कि ये कंप्लीट जो पेज है वो मैं एक पीपीटी में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करता और नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत वो जो लेक्चर है बहुत बड़ा हो जाएगा, 2-1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जो आपके नोट से एक एक वर्ड के बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। थोड़ा सा ये लेक्चर जो है 10-20 मिनट जो ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको समझाने में, बट आपको डीपली समझ में आ जाएगा। देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, अगर आपको शायद नहीं पता चला हो उस वीडियो से। देखो बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बायोलॉजी के अंदर एग्जांपल बहुत देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मुकेश अंबानी को सभी जानते हैं, और उनकी लड़की को भी आप जानते होंगे, अभी फ़िलहाल मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, आपको पता होगी, सर्च कर लेना। तो उसकी शादी हुई थी 1-1.5 साल पहले। तो जो मुकेश अंबानी थे, उन्होंने जो जिनका घर था वो क्या है, मुंबई में जो स्थित है अभी उज्जैन टाइम, पूरे घर पे जो फ्लावर्स सजाए थे, दीवारों पे क्या है, फ्लावर सजाए थे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो फ्लावर, ओरिजिनल फ्लावर, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था, एक भी पोर्शन ऐसा नहीं था दीवार पे जो कि क्या बिल्कुल ही खाली रह गया हो, या फिर दीवार का कोई भी पोर्शन दिख रहा हो। सारी दीवार पे फ्लावर थे, थोड़ा सा भी पोर्शन दीवार का नहीं दिख रहा था, सिर्फ फ्लावर दिख रहे थे, और वो फ्लावर ओरिजिनल थे। अब एक बात बताओ कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जो फ्लावर है वो शादी कम से कम 15-20 दिन तो चलती ही है, आप लोगों को पता ही है अच्छे से। तो उन्होंने शादी से 15 दिन पहले या फिर 2-3 वीक पहले, जो वो आई थिंक 3 वीक पहले, वो फ्लावर उन्होंने लगाए थे सजाने के लिए घर को, ठीक है। और खुशबूदार फ्लावर थे, अट्रैक्टिव थे। तो अब एक बात बताओ, अगर हम अपने गार्डन से या फिर बाग से कहीं से भी एक फ्लावर तोड़ लें, ओरिजिनल फ्लावर तोड़ लें, ठीक है, तो वो कितने दिन चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में ख़राब होता है? आप सभी जानते होंगे, सबके साथ ये सब हो चुका है। जब शादियाँ होती है, गाड़ी में लगाते हैं, तो वो फ्लावर कितने दिन चलते हैं? 1 या 2 दिन, मुश्किल से 3 दिन, इतना ही है ना। ये मैंने ज़्यादा बता दिए, 3 दिन 2-3 दिन, तो 1 दिन ही चलते ज़्यादा से ज़्यादा। वो मुरझा जाते हैं, है ना, वो सिकुड़ जाते हैं।
उनके अंदर से खुशबू आना बंद हो जाती है ना। तो ये आप समझ ही चुके होंगे। उनके फ्लावर जो थे मुकेश अंबानी ने जो घर में लगाए थे वो क्या थे, 3 वीक तक चले थे। अब ये बताओ पॉसिबल कैसे रहा। ये पॉसिबल हुआ बायोटेक्नोलॉजी से। एक फ्लोरिजीन थी, उन्होंने यूएसए से मंगाए थे, आई थिंक यूएसए से मंगाए थे, पता नहीं कहाँ से, बट आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर से मंगाए थे वो किसी देश से, शायद यूएसए ही है जहाँ तक है। तो एक फ्लोरिजीन है, रिसर्च में जो है वहाँ उन्होंने क्या किया, ये जो फ्लोरिजीन है वो एक फ्लावर के अंदर इंजेक्ट कर दी। अब उस फ्लोरिजीन से क्या होगा, जब वो आप फ्लावर तोड़ोगे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो गई, उस फ्लावर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई, और जब आप मान के चलो वो फ्लावर आप तोड़ते हैं तो जीन ऐसी डाली गई थी, आर्टिफिशियल जीन ऐसी डाली गई थी कि वो अगर तोड़ ले उस फ्लावर को तो वो काफ़ी दिन तक यूज़ में की जा सके, यूज़ में लाई जा सके, ठीक है ना। वो ख़राब ना हो 1-2 वीक तक, मैक्सिमम 3 वीक आई थिंक उसकी जो ख़राब होने की जो एक्सपायरी डेट है। अब एक बात बताओ, वो जीन तो इसलिए डाली गई थी कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो उस फ्लावर से खुशबू थी वो अच्छी रहे, बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा है, पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, उसकी प्रोडक्शन बढ़े, है ना। तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो जीन उसके अंदर फ्लावर के अंदर डाली गई थी, ठीक है। तो ये पॉसिबल हुआ किससे, जीन डाली गई थी जो आर्टिफिशियली बनाई गई थी, ह्यूमन मैन मेड थी, वो बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ किस हद तक अच्छी हो सकती है हमारी लाइफ के लिए। जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना ज़्यादातर घर में, ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी की देन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो मैं पहले जो पैराग्राफ आपके सामने रीड कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसमें क्या दे रखा है। बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, हम जान चुके हैं, ये बात पता है हमें, हमने पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर जो है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। एसेंशियली डील विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स and biologists using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. The application of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crop for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, energy production. 3 critical research एरिया जो बायोटेक्नोलॉजी, ये हम बाद में देखेंगे, पहले मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ। देखो एक ये जो ऊपर 4-5 लाइन जो दे रखी हैं, ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये आप पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ही ज़रूरी है, किसकी, फार्मास्यूटिकल्स जो होती हैं दवाई बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत ही ज़रूरी है ये, ठीक है ना। जितनी भी दवाई हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाएंगी, ठीक है ना। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, देखो ये जीएमओ के नाम से प्रसिद्ध है, जीएमएम। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, जो कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं, एक एग्जांपल ले लो बैक्टीरिया या फिर वायरस। इन बैक्टीरिया और वायरस के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है, उनके डीएनए के साथ छेड़खानी की जाती है, उनके आरएनए के साथ छेड़खानी की जाती है, उनकी प्रोटीन्स के साथ छेड़खानी की जाती है, और एक नई प्रोटीन, नया डीएनए, नया आरएनए बना दिया जाता है। और वही जो है डीएनए जो बनाया गया, जिस पर्पज़ के लिए वो डीएनए मॉडिफाई किया गया उस माइक्रोब का, चाहे वो माइक्रोब बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी माइक्रोब हो सकता है, ठीक है। तो जो बनाया गया डीएनए नया वाला, आपने पढ़ा होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आरडीटी के नाम से फेमस है, ठीक है ना, इन शॉर्ट वे, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो आरडीटी है ही एक ऐसी चीज़ कि जिसमें नया डीएनए बनाया जाता है। क्या किया जाता है, नया डीएनए बनाया जाता है, एक अलग तरीके का माइक्रोब का डीएनए जो चेंज कर दिया जाता है, और वो डीएनए क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसी बीमारी के लिए यूज़ किया जा सकता है, फसल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हम एक गेहूं की फसल में मान चलो उस डीएनए को हमने इंसर्ट कर दिया तो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी, फसल ज़्यादा होगी, फसल जो बीमारी रहित होगी, मतलब डिजीज़ लेस होगी, है ना,
और फसल पे जो इंसेक्टिसाइड वगैरह आते हैं, जो खाने के लिए इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उनको दूर करेगी। ठीक है ना, इस तरीके से जीएमएम जो है साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट जो यूज करते हैं। फंजाई में, प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स में इनका यूज किया जाता है, माइक्रोब्स का, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये जीएमएम का ही एक पार्ट है। इसमें क्या माइक्रोब्स के अंदर मतलब मॉडिफिकेशंस होती हैं, इसमें क्रॉप के अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं। जैसे कि मान चलो क्रॉप का कोई डीएनए ले लिया, उसमें मॉडिफिकेशंस कर दी, एक नया डीएनए बना दिया, एडवांस मॉडर्न टाइप का डीएनए बना दिया, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए, रो डीएनए उस फसल दूसरी फसल के अंदर डाल दिया, है ना। तो डाल दिया तो वो जो फसल है उसमें तो सुधार आएगा ही आएगा, उसमें तो मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जो इंसेक्ट उस पर आ रहा होगा, इंसेक्ट उसको खा रहा होगा उस फसल को, वो खा नहीं पाएगा, क्यों, वो मर जाएगा अगर वो खाएगा। तो ऐसी मॉडिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, और जो उस प्लांट से जो ऑफस्प्रिंग आएगी, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगी और बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, ये जो टर्म्स हैं यूज की जाती हैं एग्रीकल्चर में, है ना। एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। प्रोसेस्ड फूड, जितने भी हम बेकरी के प्रोडक्ट, अल्कोहल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, वो सारी जो हैं प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट्स में आते हैं, उनको हम खाते हैं। ठीक है, ब्रेड, रस वगैरह ये सब हो गए ना, बेकरीज, और क्या कहते हैं, दही हो गई, और जितने बिस्किट वगैरह बेकरी के अंदर प्रोडक्ट आते हैं। बायोरेमेडिएशंस, है ना, जितनी भी हम डिजीज से रिलेटेड जो बीमारियां, उनको ठीक करने के जो तरीके होते हैं, वो सब, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, और 3 जो एरिया कौन से हैं रिसर्च के, वो हम देखते हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम। एक बेस्ट कैटलिस्ट पता है आपको, रिएक्शंस को तेज कर देता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। वो डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर डिपेंड करता है ज़रूरत क्या है, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर स्पीड घटाने की ज़रूरत है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक इम्प्रूव वैरायटी, एक नया एंजाइम बना दिया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और वो इंसर्ट कर दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिससे कि वो एंजाइम क्या कर सके, उसकी रिएक्शंस को तेज या कम कर सके। जैसे सिचुएशन होगी, तेज की जरूरत पड़ेगी तो तेज कर देगा। ठीक है ना, जिससे कि रिएक्शन तेज हो जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो क्या है, काम जो 10 मिनट में होने वाला था वो 5 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ऐसा होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगी ना, है ना। मान के चलो हमने टॉक्सिन ले लिया गलती से, कोई जहर हमारी बॉडी में चला गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला गया, और वो जो एंजाइम्स होते हैं उस जहर पे वर्क करते हैं हटाने के लिए। ऐसा नहीं है, हमने थोड़ा हमारे अंदर बॉडी के अंदर डेली थोड़ा बहुत जो है टॉक्सिन जाता रहता है, खाने की फॉर्म में, किसी भी तरीके से हम टॉक्सिन लेते हैं। अल्कोहल है, ये भी तो एक टॉक्सिन ही है, जहर ही है एक तरीके से, अल्कोहल जो लेते हैं। लेकिन फिर भी लोग कई सालों तक जिंदा रहते हैं ना। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, अगर वो लिमिट में लेते रहें तो मतलब कि क्या है, मरता नहीं है। तो क्या होता है ऐसे जो टॉक्सिन होते हैं वो क्या, उनको दूर करने के लिए कुछ एंजाइम जो बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और ऑर्गेनिज्म में डाले जाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। जैसे ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, ऐसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसे कंडीशंस पैदा की जाती है एंजाइम के अंदर, जिससे कि वो जो काम कर रहा है एंजाइम वो ऑप्टिमल कंडीशंस हो उसके अंदर, उस जो जिस कंडीशन पे वो रह सके, जिस कंडीशन पे वो काम कर सके, एक्ट कर सके, वो कंडीशंस उसको प्रोवाइड की जाती है। थर्ड क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में भी हम जान चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो वो सारे जो ये 3 रिसर्च हैं, जो क्रिटिकल रिसर्च जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ये 3 एरिया हैं। अब हम देखते हैं, लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करता है ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए,
अब वो ज़्यादातर क्या है, खाने से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। फूड प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छा खाना हम खाएंगे तो हेल्थ भी तो अच्छी बनी रहेगी ना। तो ह्यूमन की लाइफ जो है उसकी क्वालिटी जो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाएगी। तो इस एरिया में क्या है, इसको यूज किया जाता है। अब आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, अगर हो तो बता देना, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और अगर आप ये सब्जेक्ट सीख गए ना तो ये समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया है, नॉलेज आ गया है, नॉलेज आ गई है। तो आगे जाके जब कभी आप डॉक्टर बनेंगे तो वहाँ पे आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस नॉलेज का फ़ायदा आप उठा सकते हैं अपनी ह्यूमन लाइफ जो खुद की जो अब फ़िलहाल जो हम जी रहे हैं उसमें भी, स्टूडेंट लाइफ में भी इसका हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इस ज्ञान का। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो ह्यूमन लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, किस तरीके से हमारे ये बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं उसको रोकने के लिए। रिसर्च, हम भी रिसर्च कर सकते हैं ऑब्वियसली, कोई भी इंसान रिसर्च कर सकता है अगर उसके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज हो तो, ठीक है ना। और बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, हम पढ़ते हैं अब बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल स्केल के बारे में, हर तरीके से हम क्या है बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, लेट अस टेक ए लुक एट द थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है जिससे कि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। 3 ऑप्शन है। पहला क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल जितने भी क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना, जो फसल को नष्ट करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो आ जाते हैं, खा जाते हैं, तो उनके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ज़्यादातर हम फार्मर वाले घर में जो फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो हम फसल के अंदर जो दवाई वगैरह डालते हैं ना उनमें यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड बात आती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आपको पता है बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होती है, जैसे कि हम जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक खाद, जो मैन्योर वगैरह, जो गोबर का खाद होता है, जो जैसे कि अर्थवॉर्म है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फर्टिलिटी को जो इंक्रीज़ कर देता है, वो भी एक ऑर्गेनिक तरीका होता है ना। जैसे कि सबको पता है, गांव से जो बिलोंग करते हैं बच्चे, सभी को पता है ये बात कि वो जो गोबर है उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे और वो सूखने के लिए रख देते हैं, और जब वो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको खेतों में डाल देते हैं। वो एक ऑर्गेनिक, वो उसको मैन्योर बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद होता है ना। कार्बनिक पदार्थ जो होता है, खाद होता है, वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, जो खेत की जो मिट्टी होगी, उस सॉइल होगी, उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देगा, जिससे कि जो फसल हम वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे तो क्या होगा, उसमें उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाएगा। अब वाटर टाइम टू टाइम देंगे तो वो बहुत सारे मतलब उसकी जो क्वालिटी है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। एक क्वांटिटी की इतनी गारंटी नहीं है, बट क्वालिटी जितनी भी को वहाँ पे फसल होगी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब ये जानते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। थर्ड बात आती है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग मान चलो हमने किसी फसल का जो क्रॉप है उसकी हमने डीएनए मॉडिफाई कर दिया, है ना। डीएनए मॉडिफाई करके उसको चेंज कर दिया, थोड़ा सा उसको अच्छा बना दिया, उस डीएनए में इम्प्रूवमेंट ले आए कि वो आगे जाके जो अच्छे अच्छे प्रोटीन्स को कोड करेगा और जो फसल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और अच्छे से क्या है वो ग्रो कर पाएगी, और जितने भी इंसेक्ट वगैरह वहाँ पे आते हैं उनको रिपेल करेगी, ना कि अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना, आने नहीं देगी। या फिर आएगी तो वो उस फसल पे अगर कोई इंसेक्ट आया तो वो मर जाएगा, ठीक है ना। ये सारे जो हैं फसल, वो हम एक एक करके, अभी तो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको कि किस किस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। हम थोड़ा बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, बीटी कॉटन के बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
करेंगे इसी लेक्चर में, तो वहाँ आप देखोगे कि जो इंसेक्ट है वो कैसे मर जाता है। ठीक है, अब बात आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ये ट्रिपल कर देता है फूड सप्लाई को। ये एक सक्सेस तरीका है जिसको अप्लाई किया जा चुका है, बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इंक्रीज यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज। देखो ये क्या बोल रहा है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, इसमें क्या होता है, ये ट्रिपल तो कर देता है फूड सप्लाई को, बट अभी तक ये इतना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। क्योंकि देखो आपको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसको फसल की, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसको खाने की। तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फूड की ज़रूरत है। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसा नहीं हो पाता। देखो एक मैंने बताया था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो क्वालिटी तो इंक्रीज कर देगी, इम्प्रूव कर देगी फूड की, क्रॉप की, लेकिन वो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं दे पाती। ठीक है ना, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी उसी का एक पार्ट है। Increased yield have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical। एग्रोकेमिकल में मैंने बताया था फर्टिलाइजर्स, जितने यूरिया वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, यूरिया खाद वगैरह डालते हैं हम, हैं पेस्टिसाइड्स जो इंसेक्ट को मारने के लिए जो दवाई यूज़ की जाती है क्रॉप के अंदर। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। देखो आप सब जानते हैं कि जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और एक फार्मर के पास कितना पैसा होता है ये आप सोच ही सकते होंगे। वो कितना एबल है उस चीज़ को खरीदने के लिए, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। हम सब जानते हैं, मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम सभी को पता है कि ये जो यूरिया वगैरह जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह आते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और वो नुकसान भी करते हैं, है ना। वो उन्हीं के कारण बीमारियां क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं ज़्यादा, वो हम उसको अच्छा इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। हम बस क्वांटिटी के पीछे भागते रहते हैं, क्वालिटी के पीछे हम भागते ही नहीं हैं। लेकिन क्वांटिटी हमें चाहिए, क्वालिटी किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, क्वालिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्दी बना सकती है, कम मात्रा में मिलेगी। अब एक बात बताओ, एक तो आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना 2 रोटी खा लो भले ही, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की, उसमें प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट वगैरह एक अच्छी मात्रा में हो। जो हम रोटी सब्जी खाते हैं उसमें प्रोटीन्स भी अच्छी मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, जो लिपिड होता है, विटामिन्स, है ना, ये सब क्या अच्छी मात्रा में हो उसी खाने में। और एक ऐसा खाना है जिसमें हम 4-5 रोटी खा रहे हैं लेकिन उसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और इन मॉलिक्यूल्स की मात्रा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम हो। तो क्या खाना कौन सा अच्छा है, वो 4-5 रोटी वाला या फिर ये 2 रोटी वाला? आप सभी जानते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आप ये बात मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो एग्रोकेमिकल्स एक्सपेंसिव होते हैं, एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ये जो हैं, जो अब फिलहाल जो चल रही हैं जो वैरायटीज, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग में। जो हम जैसे फसल ग्रो करते हैं, है ना, अपने जो फार्मर्स वगैरह खेतों में जो क्रॉप ग्रो करते हैं, वो क्या उनमें ये पॉसिबल नहीं है। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ? क्या यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन है? पाथ दैट आर वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड, जिनसे कि हम इन फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को कम कर सकें, इनका यूज मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि इनसे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट पे। मैंने बताया था अभी बीमारियाँ क्रिएट हो रही हैं, हेल्थ बिगड़ता जा रहा है। अब देखो पहले वाले जो ज़माना था 2000 से पहले, उसमें क्या, पहले लोग हेल्दी हुआ करते थे, ये आप सबको पता है। पहले तो इतने हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं थे, फिर भी क्या है, लोग अच्छे से रहते थे, अच्छी हेल्थ थी उनकी, है ना, जान भी थी उनके अंदर। आजकल में क्या है, बीमारियां बढ़ रही हैं।
3-4 साल के बच्चे को जो है चश्मे लग जाते हैं, चाहे वो पढ़ रहा हो चाहे वो नहीं पढ़ रहा हो। 3-4 साल का बच्चा कितना पढ़ सकता है, तो क्या उसकी आंखें अभी से ही खराब हो गई, है ना। ये सोचने वाली बातें होती है ना। आजकल तो मतलब डिलीवरी भी नहीं होती, फिर भी बच्चे को पता नहीं भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, होती है ना, होती है। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो सब खाने पीने से रिलेटेड जो है, हम अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो हम खाना जो है वो खा नहीं रहे हैं, है ना। क्वालिटी का खाना हम खा नहीं रहे हैं, इस वजह से क्या है बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। केमिकल्स का खाना खा रहे हैं हम, जितनी भी सब्जियां आती हैं वो इंजेक्शंस वगैरह हाइब्रिड की फॉर्म में आती हैं, है ना। हाइब्रिड है सब, हाइब्रिड क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएमसी, देखो जी माइक्रोब की फॉर्म में अगर यूज की जाए तो जीएमएम, क्रॉप की फॉर्म में की जाए तो जीएमसी, ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में की जाए तो जीएमओ। तो ये एक ही बात है, अब जिसके लिए यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो जीएमओ क्या होता है हम उसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose gene have been altered by manipulating are called genetically modified organism। मतलब कि चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो एनिमल हो, जिसकी जीन में कुछ ना कुछ अल्ट्रेशंस कर दी जाए, जिसमें चेंजेज कर दिए जाए, जो मॉडिफाई कर दी जाए, थोड़ा बहुत पोर्शन जो मॉडिफाई कर दिया जाए, तो वो क्या है जीन मतलब डीएनए उसका चेंज हो गया। तो डीएनए चेंज हो गया तो उसी को हम बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली में जेनेटिक्स आ गई, जेनेटिक्स में जीन आ गए, जीन में डीएनए आ गया, मॉडिफाई में मतलब वो जीन डीएनए जो मॉडिफाई कर दिया, ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म काम कर सकते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया जीएमओ, ठीक है ना। अब देखो जीएम प्लांट्स मतलब जीएमसी क्रॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। GM plants have been useful in many ways। genetically modifications has क्या क्या हो सकते हैं वो genetically modifications। पहला made crop more tolerant to abiotic stress। पहले तो उसके अंदर चेंजेस जब हो जाते हैं ना, जब हम उसका डीएनए चेंज कर देते हैं तो क्या क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है। पहली कैपेबिलिटी है कि वो जो एबायोटिक स्ट्रेस ज़्यादा कोल्ड को वो क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ड्राफ्ट को टॉलरेट कर सकता है, साल्ट को टॉलरेट कर सकता है, हीट को टॉलरेट कर सकता है। तो मतलब इतनी सारी एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि इन सब को, इन कंडीशंस को, एबायोटिक फैक्टर्स को, स्ट्रेसेस को वो टॉलरेट कर सके, ठीक है। दूसरी बात रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। जो पेस्ट मतलब जो जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना जो आते हैं खेतों में फसल खाने के लिए, बर्बाद कर देते हैं जो फसल को, है ना, उसकी क्वालिटी को, उसकी फूड प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, उनको रजिस्ट करना, ठीक है, उनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। कई बार क्या होता है जैसे कि मान के चलो कई फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो टाइम से अपनी फसल को हार्वेस्ट कर पाएँ, या फिर वो लेट हो जाते हैं फसल ग्रो करने में और वो फिर पोस्ट हार्वेस्ट की तरफ चली जाती है, काटने में देरी हो जाती है फसल को, तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा होती है ना। जैसे गेहूँ की फसल है तो मार्च अप्रैल में कट जानी चाहिए, लेकिन कई बार क्या वो ज़्यादा लेट हो जाए तो गर्मी की वजह से क्या वो झड़ जाते हैं, जो सीड्स होते हैं, जो फसल होती है वो झड़ जाती है, ठीक है ना, जिससे कि प्रोडक्शन में जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उसको भी ये रिड्यूस करती है कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे आ गया ना, हीट को भी टॉलरेट कर लेगा, हीट को मतलब टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा, टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा तो जो प्रोडक्शन कम नहीं होगी उसकी, मतलब वो गिरेंगे नहीं नीचे, है ना। तो हम थोड़ा सा लेट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कई बार क्या होता है जो प्लांट जो मिनरल यूज करता है ना सॉइल से, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। कई बार फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बहुत जल्दी कम हो जाती है,
तो उसको रोकने के लिए भी क्या है, इसका जीएमओ का यूज किया जाता है। जीएम का एक फ़ायदा है, बेनिफिट्स हम इसके देख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। भाई न्यूट्रिशन की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। विटामिन ए एनरिच्ड राइस, ठीक है ना, ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जीएमओ का एक पार्ट है, जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और एक और चीज़ बता दूँ, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन और जीएमओ जो है 2 नंबर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मत भूलना, इसको याद करना, इसके फ़ायदे देखना, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन कहाँ का यूज़ किया जा रहा है ना। और मुझे नहीं लगता इसको, इस चैप्टर को एक बार अगर समझ लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा, एक बार आपने समझ लिया ना ये चैप्टर, तो आपको याद करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आधे घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो गारंटी के साथ में। अच्छा, अब हम देखते हैं इन एडिशन टू दीज यूजेस, इसके अलावा भी क्या हो सकता है। जीएम हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लान टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेज, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखो, जो ये जीएम है वो क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज किया जाता है। प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज, सप्लाई किए जा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में वो यूज किया जा सके, फ्यूल्स की फॉर्म में, फार्मास्यूटिकल्स की फॉर्म में वहाँ सप्लाई की जा सके इंडस्ट्रीज को, वहाँ भी यूज़ किया जा सके अलग अलग तरीके की दवाई बनाने के लिए। देखो, एक पतंजलि का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पतंजलि क्या करता है, ये मतलब जो आयुर्वेद है ना, जितने आयुर्वेद में क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी जड़ी बूटीज़ हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वहाँ वो लिए जाते हैं, उनसे उनकी जीन्स, प्रोटीन्स वगैरह यूज़ की जाती है, उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको मॉडिफाई करके एक दवाई का रूप दे देते हैं, है ना। जो हम पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो खाते हैं ना, वो इसीलिए क्या है, उनके अंदर एनर्जी होती है, उनके अंदर ताकत होती है, उनके अंदर हेल्थ बढ़ाने की पावर होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी मात्रा में जो है, अगर देखो हम खुद से तो करेंगे नहीं, हालांकि हमें पतंजलि की ज़रूरत ना पड़े, अगर हमें थोड़े से फ्लावर्स, प्लांट्स, इनके बारे में अगर हमें नॉलेज हो जाए ना, कि इस प्लांट से इस बीमारी का तोड़ है, ये प्लांट्स हमें खाने से हमारी जो इम्यूनिटी की पावर है वो बढ़ती है। देखो, ग्लो है, आप जानते होंगे सभी, क्या है, कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी एरिया में मिल जाएगी, किसी भी गांव में मिल जाएगी, हर गांव में मिल जाएगी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उसकी यूजफुल क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उससे कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आपको पता चल जाए तो फिर क्यों हम पतंजलि वाले प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें पैसा वेस्ट करें। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं, हालांकि मैंने डिटेल तो आपको बता ही दिया, थोड़ा इसके बारे में बता दिया मैंने, लेकिन और देख लेते हैं। A transgenic crop is a crop that contains and expresses a transgene. This crop is known as genetically modified crop. Transgenic crop क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ आपको, नाम टर्म नहीं बताइए बस कि इस टर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस टर्म को क्या बोलते हैं। देखो, जो ट्रांसजीन जो होती है, जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट का जो है जीन डीएनए चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, अब उस डीएनए को दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करना, है ना, तो वो कहलाता है ट्रांसजीन। जीन को, डीएनए को हमने ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसजीन हो गया। जीन डीएनए एक ही बात है, आप लोगों को पता है, सेगमेंट होता है डीएनए का जीन। तो जो है वो क्या करते हैं हम, उसी को क्या बोल दिया, ट्रांसजीन। और जो इसमें डीएनए जो है प्लांट का, क्रॉप का अगर यूज किया जा रहा है तो ट्रांसजेनिक क्रॉप बोल देते हैं, उसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं, जीएम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। 2 यूनिक एडवांटेजेस है इसके, क्या है, अनोखे एडवांटेजेस है। पहला, एनी जीन फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म और ए जीन सिंथेसाइज्ड केमिकली, कोई भी जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म से ली हो या फिर सिंथेसाइज की हो केमिकली, कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रांसफ़र कर देते हैं जीन को, डीएनए को, तो यूज ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जा सकती है। एंड सेकंड क्या है, द चेंज इन जीनोटाइप
can be precisely controlled since only the transgene is added into the crop genome। जो चेंज किया गया है जीनोटाइप में, जो जीन में जो चेंज आया है, चेंज किया गया है, कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल सिंस ओनली द ट्रांसजीन, ट्रांसजीन के अंदर ही कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना, केवल ट्रांसजीन जो कि प्लांट या फिर क्रॉप के अंदर ऐड की गई है। क्रॉप का जो जीनोम होता है, जो जीनोम क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जीनोम बोलते हैं उसको हम। तो वो जीनोम जो है हैप्लॉइड सेट है एक क्रोमोसोम का, उसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, जीन जो वहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, जो भी चेंजेस किया गया है वहाँ पे कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर हमने क्रॉप वाली जो जीन ली है, अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर हम डालने लगे क्रॉप के अलावा, तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं की जा सकती। ये आपको पता है, जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या, सम एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे जीएमओ में यूज, जीएमसी में यूज़ की जाती है। पहला, टू एनहेंस न्यूट्रिशनल क्वालिटी। ये हम बात कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन की क्वालिटी को बढ़ा देती है ये जो है जीएमसी है। कैरोटीन जीन हैज़ बीन ट्रांसफर टू डेवलप गोल्डन राइस। कैरोटीन नाम की जो जीन है वो ट्रांसफ़र की जाती है गोल्डन राइस में, जो कि कैरोटीन क्या है, विटामिन ए का ये केमिकल है जिससे विटामिन ए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा मिलती है इस वजह से इस क्रॉप के अंदर, उस राइस के अंदर, ठीक है। सेकेंड है, कैरोटीन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। कैरोटीन क्या है, एक प्रिकर्सर है विटामिन ए का, मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले, है ना, फर्स्ट लाइन में। सेकेंड पॉइंट आता है एप्लीकेशन का, टू डेवलप क्रॉप मोर रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। ये भी हम बात कर चुके हैं कि कोल्ड से स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस जो होती है, ड्राउट जो होते हैं, ड्रफ्ट बोलते हैं जिसको हम। एबायोटिक स्ट्रेस इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रॉप लॉसेज वर्ल्ड वाइड, जो कि क्या करता है उसे, टू कॉप विद द detrimental effect of the stress, plants have evolved many biochemical and molecular mechanism, ठीक है। One of the well documented stress responses in plants in accumulation of osmolytes during stress, although their actual roles in plant stress response is accumulation, ये कर लिया ना, plant stress tolerance remain controversial। देखो मैं इसको बता देता हूँ, हालांकि मैं बता चुका हूँ आपसे, जितने भी जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं कि जो क्रॉप है वो लॉस हो जाए, वो डैमेज हो जाए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उससे लड़ने के लिए, उस इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए जो क्या है, जीएमसी एक बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है ना। वो उसके अंदर कुछ बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म करते हैं। बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मतलब डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन, जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिससे कि वो क्या है, वो इवॉल्व हो जाती है उस चीज़ के लिए, उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए कैपेबल हो जाती है, जिससे कि फिर वो आगे क्या है, वो उसको नुकसान ना पहुंचा सके। उसमें से वन ऑफ द वेल डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्लांट हैव इवॉल्व स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन प्लांट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ ओस्मोलाइट्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। उसमें कुछ ओस्मोलाइट्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओस्मोलाइट्स, आपको ओस्मोलाइट ही पता ही है, जो मतलब कि बैलेंस होता है किसका, एक तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, ठीक है ना। ना तो जो सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ना सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, इनमें से ज़्यादा हो जाती है ऊपर नीचे, आइसोलेशन की फॉर्म में रहनी, आइसोलेट होनी चाहिए वो, ठीक है ना, आइसोलेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ठीक है ना, कंसंट्रेशन। तो उसमें जो ओस्मोलाइट है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए, ठीक है ना। एक्चुअल रोल क्या है इसके अंदर, plants stress tolerance remains controversial. Recent studies have demonstrated that the manipulation of gene involved in the biosynthesis of these osmolytes have improved plant tolerance to drought and salinity in a number of crops. There is a renewed hope of understanding the molecular basis of osmolytes accumulating under stress and manipulating these process via genetic engineering. ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा मैनिपुलेट की जाती है, उनमें जो है डीएनए चेंज किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस स्ट्रेस से लड़ने की जो है कैपेबिलिटी आ जाती है। ओस्मोलाइट जो एक्यूमुलेट होते हैं वो उस स्ट्रेस के दौरान पे, ये एक अलग ही जो कैपेबिलिटी होती है, एक अच्छी बात है कि उस इंजीनियरिंग के द्वारा
हमने जो डीएनए चेंज किया उसमें जो ओस्मोलाइट एक्यूमुलेट हुए वो उस स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता रखते हैं मोलिकुलर बेसिस पे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल साल्ट टॉलरेंस ट्रांसजेनिक टोमेटो, ऐसे टोमेटो मतलब ट्रांसजेनिक टोमेटो जो साल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड बात है इसमें टू डेवलप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप। देखो एसीटोलैक्टेट सिंथेटेज ये एक एंजाइम है, ALS के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती है, जीन कैन बी ट्रांसफर टू डेवलप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। अगर हम इसको किसी प्लांट क्रॉप में डाल देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो जितने भी हर्बिसाइड होंगे ना, खरपतवार वगैरह जो होंगे, वो हर्ब्स जो होंगे उनको जो डैमेज कर रहे हैं उस प्लांट्स को, उसको ख़त्म कर देंगे। वो उस प्लांट के पास में कोई हर्ब्स आ ही नहीं सकता, हर्बिसाइड्स आ ही नहीं, खरपतवार वगैरह जो वेस्ट प्लांट होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं, वो क्या है, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, इस जीन को उस क्रॉप में उस प्लांट में डालने के बाद। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज टोबैको, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका आई थिंक, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज टोबैको विच वाज रेजिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट आई थिंक ये मिस टाइपिंग है, मिस स्पेलिंग है, ठीक है, ग्लाइफोसेट एंड सल्फोनेल यूरिया, ठीक है ना। ये जो हैं इनके द्वारा जो रेजिस्टिविटी जो प्रोवाइड करते हैं टोबैको के अंदर, जैसे सबसे पहले प्लांट जो है वो क्या है, ट्रांसजेनिक किया गया था, ठीक है, और किससे रेजिस्ट किया गया था, इस केमिकल्स के द्वारा। टू डेवलप बायोफार्मास्यूटिकल्स हेरोडिन इज ए प्रोटीन दैट प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। देखो IN किसी वर्ड के आगे आ जाए अगर बायोलॉजी में तो उसका मतलब प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन है, ये प्रिवेंट करती है ब्लड क्लोटिंग को, ब्लड क्लोट होने से रोकती है, ठीक है ना। द जीन इनकोडिंग हेरोडिन वाज केमिकली सिंथेसाइज्ड एंड ट्रांसफर इनटू ब्रेसिका नेपस। ये क्या है, बॉटनिकल नेम है, वेयर हेरोडिन इसका हेरोडिन एक्यूमुलेट इन सीड्स, वो हेरोडिन जो है सीड में एक्यूमुलेट हो जाती है और ये प्योरीफाई करती है। हेरोडिन इज प्योरीफाइड एंड यूज्ड इन मेडिसिन। देखो हेरोडिन जो वर्ड है, ब्रेसिका जो फसल है वो किससे रिलेटेड है, ब्रेसिका टर्म किससे रिलेटेड है, सरसों से रिलेटेड आई थिंक, ठीक है ना। देखना है, चेक करना है इसको, थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, सारा काम मुझको ना छोड़ा करो, हाँ। तो सर्च करना है किस एक्चुअली में कौन सा प्लांट है। तो ब्रेसिका जो है फसल, जो सरसों वाली फसल, उसका जीनस है, ठीक है। ये हेरोडिन क्या होता है, ये रूट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, वहाँ पे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, प्योरीफाई करने के बाद मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। कई बार क्या होता है, जब ब्लड क्लोटिंग मान के चलो गलत जगह पे होने लग जाए, बॉडी के अंदर होने लग जाए, तो वहाँ इसका मेडिसिन की फॉर्म में यूज किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट आता है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ट्रांसजेनिक वैरायटीज ऑफ टोमेटो फ्लेवर सेवर ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ पॉलीग्लाइकोलिनोज एंजाइम which degrade pectin so that tomato variety remain fresh and retain flavor much longer। ये डालने से टोमेटो के अंदर ये जो है, ये क्या होता है, इसमें ये केमिकल पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो क्या होता है, जैसे हमने टोमेटो क्या तोड़ लिया और वो क्या है 1-2 दिन के अंदर ख़राब हो जाता है, इस केमिकल की वजह से। ख़राब होने से क्या होता है, तो हमने वो ट्रांसजेनिक कर दिया, ट्रांसजेनिक की जो वैरायटी होती है टोमेटो की, उसमें फ्लेवर सेवर जो होता है वो इसको इनहिबिट कर देता है। इसके इनहिबिट होने की वजह से क्या है, वो पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है। पेक्टिन जो प्रोटीन है उसकी डिग्रेड होने की वजह से क्या है, वो कई दिन तक क्या है, फ्रेश रह सकता है, और वही फ्लेवर होता है जो मतलब कि तोड़ते टाइम मिलता है हमें, या फिर जो पेड़ पे लगा होता है। मैंने फ्लावर की बात की थी ना, फ्लोरिजिन डाल देते हैं तो फ्लावर कई दिन तक फ्रेश रहता है, ठीक है ना, वही वैरायटी है ये भी। फ्लेवर सेवर टोमेटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, ये भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे हायर लेवल की क्लासेस का है ये टॉपिक। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है।
है, या फिर हम जेनेटिक्स में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंस और नेमेटोड रेजिस्टेंस। नेमेटोड आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस है ना, हेल्मिन्थेस वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे नेमेटोड वगैरह हम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर ये आता है राउंड वॉर्म्स वगैरह में। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट पहला आता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ इसी लेक्चर में, फिर बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बीटी कॉटन, देखो बीटी कॉटन इज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब कि आपके नीट में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम बोर्ड में तो आता ही आता है, चाहे 1 नंबर में आ जाए, चाहे 2 नंबर में आ जाए, चाहे 3 नंबर में आ जाए, ठीक है ना, आएगा जरूर। देखो बीटी कॉटन क्या होता है, बी का मतलब होता है बैसिलस और टी का मतलब होता है थ्यूरिंजेंसिस। कॉटन मतलब पता ही है आपको, कॉटन क्या किसको हम बोलते हैं। ये सॉइल बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें प्रोड्यूसेस क्रिस्टल प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट में क्राई प्रोटीन बोल देते हैं। ये जो बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करता है क्रिस्टल प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होती है ये टॉक्सिक होती है। किसके लिए टॉक्सिक होती है, लार्वे के लिए टॉक्सिक होती है। जो इंसेक्ट की जो लार्वे होते हैं ना, लार्वल फॉर्म जो होती है उनकी, जो मतलब कि इमेच्योर फॉर्म जो होती है इंसेक्ट की, उसको लार्वी फॉर्म बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो जो ये इंसेक्ट हैं वो क्या है, प्लांट के अंदर चले जाते हैं, कॉटन के अंदर चले जाते हैं और कॉटन को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये क्राई प्रोटीन जो है ना, अगर हमने उस कॉटन में इंजेक्ट कर दी, ये बैक्टीरिया अगर हमने उस कॉटन में इंजेक्ट कर दिया, कॉटन का जो प्लांट है उसमें इंजेक्ट कर दिया, तो वहाँ क्या होगा, ईच क्राई प्रोटीन इज टॉक्सिक टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। दिस जीन इनकोडिंग क्राई प्रोटीन इज कॉल्ड क्राइजीन। जो जीन होती है ना इसके अंदर, इस प्रोटीन के अंदर, वो क्राइजीन होती है। ये क्या करती है, दिस क्राई प्रोटीन आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर इनटू सेवरल क्रॉप। मैंने अभी बताया ना, ये इस क्राई प्रोटीन को, इस बैक्टीरिया को किस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, फसल के अंदर कॉटन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और सिर्फ कॉटन के अंदर नहीं, अलग अलग फसल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, एक क्रॉप एक्सप्रेसिंग ए क्राइजीन, वहाँ वो क्रॉप क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी क्राइजीन को, इज यूजुअली रेजिस्टेंट टू द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, जो कि अलग अलग ग्रुप होते हैं जो इंसेक्ट के, उसमें उनको रोकेगी, रेजिस्ट करेगी, फॉर विच द कंसर्न क्राई प्रोटीन इज टॉक्सिक, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जहरीली है उनके लिए, उन इंसेक्ट के लिए। देयर आर ए नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इंक्लूडेड बाय द जीन क्राइलेक एंड क्राई फर्स्ट AC और क्राई फर्स्ट सेकेंड AB कंट्रोल द कॉटन बोलवॉर्म दैट ऑफ क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल कॉर्नबोर। मतलब ये अलग अलग है, ये क्राई फर्स्ट AC जो है वो कंट्रोल करेगी बोलवॉर्म को, क्राई फर्स्ट AB जो है वो कंट्रोल करेगी कॉर्नबोरर को, हाँ, और फर्स्ट और सेकंड बोलवॉर्म को। जो इंसेक्ट होते हैं, ये इंसेक्ट की कैटेगरी है, कॉर्नबोरर और ये बोलवॉर्म्स। कॉर्नबोरर जो आपको पता है ना, जो फसल के अंदर इंसर्ट कर देता है, हो जाता है और वो उसको डैमेज कर देता है, खोखला बना देता है, उसको बोलते हैं। तो क्या है, अब देखो मैं एक आपको ब्रीफ वे में बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअल में। एक फसल है, कोई भी फसल हो सकती है, बीटी कॉटन अगर ये आ जाए ना, बीटी कॉटन किस फसल के लिए, तो नाम में ही पता चल रहा है कॉटन की फसल के लिए। बीटी को अगर दूसरी फसल में किया जाए, जैसे राइस की फसल में बीटी राइस बोल देंगे, गेहूँ की फसल में तो क्या बोलेंगे, गेहूँ को क्या बोलते हैं, वीट, ठीक है ना, बीटी वीट। तो मतलब उस तरीके से अलग अलग फसल में इसका यूज़ किया जाता है। ये एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया एक क्राई प्रोटीन होती है, इस बैक्टीरिया के अंदर जो रिलीज करता है उसको क्रिस्टल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना। वो प्रोटीन क्या होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करती है। टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करने के बाद अगर कोई वहाँ पे कोई उसको क्राई प्रोटीन, उस बैक्टीरिया को जब फसल में इंजेक्ट कर देंगे और वहाँ उस फसल पे कोई इंसेक्ट आएगा उस फसल को ख़राब करने के लिए, तो जो क्राई प्रोटीन थी वो उस इंसेक्ट की बॉडी में जाएगी, वो फसल को खाएगा तो वो उस फसल के साथ में उसकी बॉडी के अंदर जाएगी वो फसल जो है, और उस फसल में क्या होगी, बीटी होगी, है ना। और बीटी मतलब क्राई प्रोटीन, क्राइजीन होगी। वो क्राइजीन क्या करेगी,
बैक्टीरिया जो इंसेक्ट है उसके पेट के अंदर जाके वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने के बाद उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिग्रेड कर देगी, उसको एलिमेंट्री कैनाल को ख़त्म कर देगी, अब जो भी है उसकी बॉडी के अंदर जाके उसकी बॉडी को डिग्रेड कर देगी, और वो इंसेक्ट जो मर जाएगा। वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है केमिकल जो सीक्रेट हो जाएंगे, सीक्रेट होने के बाद वो उसकी सेल्स डैमेज हो जाएंगे उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, और डैमेज डेथ होने की वजह से सेल्स की वो इंसेक्ट मर जाएगा। ये एक्चुअल में होता है। अब यही कहानी आगे लिखी हुई है। However, gene symbol italics, for example, cry, CRY, the first letter of the or the protein symbol. On the other hand, is always capital, first letter, always capital, and the symbol is always written in Roman letter. ठीक है, रोमन लेटर में पहला तो कैपिटल होना चाहिए, दूसरा रोमन जो लेटर है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है ना। सम स्ट्रैंड्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करती है दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरन, टोबैको, बुलवॉर्म, बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म, ये कुछ कैटेगरी है लेपिडोप्टेरन की इंसेक्ट हैं। ये क्या होता है, इनको कैसे किल करती है ये बेसिलस जो है, बेसिलस thuringiensis। कोलियोप्टेरन्स के अंदर कुछ बीटल आ जाते हैं, डिप्टेरन के अंदर कुछ फ्लाइज मॉस्किटो आ जाती है। हाँ, बेसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन crystals during a particular phase of their growth। ठीक है, these crystals contain a toxic insecticidal protein, कुछ जहरीली प्रोटीन होती है इनके अंदर, ये इन क्रिस्टल्स के अंदर। ठीक है, दी क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज, ये हो चुका है ना। दी बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, प्लांट के अंदर ये मतलब कि एक्टिव नहीं होती है, ठीक है ना, इनएक्टिव रहती है हमेशा, इसलिए प्लांट को डैमेज नहीं करती है, इनएक्टिव होती हैं। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, तो जैसे ही वो उसको फसल को खाएगा जो इंसेक्ट है, तो जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले पढ़ने से पहले कि जो खाएगा वो फसल को, वहाँ से वो ये प्रोटीन जो हैं रिलीज होंगे, क्रिस्टल जो है रिलीज होंगे फसल से, और वो क्या है इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएंगे, है ना। एक्टिव होने के बाद जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देंगे। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, क्योंकि वहाँ का पीएच, गट का जो पीएच है वो एल्कलाइन होता है, और ये जो टॉक्सिन है वो एल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑफ द गट विच सोलिबलाइज द क्रिस्टल्स, जो कि सोलिबलाइज कर देते हैं। ठीक है, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट, मिडगट मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है एंड क्रिएट पोर्स, वहाँ पे छेद कर देता है छोटे छोटे छोटे, एंड दैट कॉज सेल स्वेलिंग और लाइस, वहाँ पे सेल स्वेल कर जाती है, और जैसे उसके अंदर सारा सॉल्यूशन जो है वो सेल के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर जाने के बाद क्या होता है, वो स्वेल हो जाएगी और फट जाएगी, लाइस हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी, इवेंचुअली कोज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है ना, ये कहानी है बीटी कोटिन की। और बीटी कोटिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी एंट्रेंस होते हैं मेडिकल्स के अंदर उन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहीं से जीएम क्रॉप को ही इसको कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हमें ये लोग करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, 2-3 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम आपकी बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे अच्छे से, और धीरे धीरे रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। फिर 3rd यूनिट स्टार्ट जो होगी हमारी ह्यूमन वेलफेयर एंड डिजीज वाली, उसके साथ हम रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, कुछ डाउट आप पूछना, कुछ डाउट मैं बताऊंगा, है ना। तो इसी तरीके से जो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।